वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी? बढ़िया। ओके। सत्ता, खौफ और समंदर की लहरों के बीच बसी एक ऐसी दुनिया जहां खून की नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान की मर्जी चलती है। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो की इंटेंस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में। 1980 और 90 के दौर में सेट की गई ये कहानी एक रूथलेस स्पॉट टाउन की है दोस्तों, जहां नायडू नाम का एक आम सा मजदूर अपने खौफ और चालाकियों के दम पे पूरे शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन जाता है। लेकिन पता है कहानी में असली ट्विस्ट मजा कब आता है? जब इस खून खराबे से बनाए गए साम्राज्य को चुनौती देने के लिए कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उसकी खुद की सगी बेटी भारती खड़ी हो जाती है उसके सामने। झूठी वफादारियां, दुश्मनी और अपनों का धोखा। क्या नायडू अपनी बनाई इस दुनिया को बचा पाएगा या उसकी अपनी ही बेटी उसकी बर्बादी का कारण बनेगी? चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये क्राइम, पॉलिटिक्स और बदले की आग से भरी तेलुगु क्राइम सागा की पूरी कहानी का एक्सप्लेनेशन। सीरीज की शुरुआत होती है भारती से, जो सोशल वॉर के बारे में स्टूडेंट्स को बता रही होती है कि हमें हमारे हक के लिए लड़ना सीखना होगा, हमें पावर में बैठे लोगों के गुलाम बन के नहीं रहना होगा। भारती की बात करूं दोस्तों तो हमेशा समाज की सेवा का काम करती है। लोग उस पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि वो है इतने अच्छे दिल की। आज भी रमेश नाम का एक आदमी उसके पास अपने एनजीओ के लिए कुछ मदद मांगने के लिए आया होता है कि अगर भारती के पिता कुछ मदद कर दें तो भला हो जाएगा। लेकिन भारती खुद अपनी सोने की चूड़ी रमेश को देते हुए कहती है कि मैं काफी हूँ आपकी मदद करने के लिए, मुझे किसी और से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जितने चाहिए होंगे मैं सब आपको ला कर दे दूंगी। दोस्तों, भारती ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो अपने पिता नायडू से नफरत करती है और नायडू इस पूरे विशाखापट्टनम का सबसे बड़ा गुंडा है। उसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है, इतना खतरनाक। लेकिन भारती को उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए हमेशा वो अपने पिता के खिलाफ खड़ी रहती है। इसके बाद दोस्तों हम शेखर नाम के बंदे को देखते हैं। असल में ये नायडू के सबसे खास पार्टनर कोटिया का बेटा है। वो अपने ट्रक ड्राइवर्स को छुड़ाने पुलिस स्टेशन आया होता है क्योंकि नायडू के ट्रक्स को सीआई सत्या ने जब्त कर लिया है। शेखर सत्या को धमकी देता है कि तू जानता नहीं है किसके ट्रक को तूने जब्त किया है, नायडू खानदान मिटा देगा तेरा। लेकिन ये सत्या डरता नहीं, वो कहता है कि अरे आने दो जिसको आना है, मैं सभी को देख लूंगा। तो अभी के लिए तो शेखर वहां से चला जाता है, लेकिन रात को ही सत्या के घर राजू नाम का बदमाश आता है और वो सीधा सत्या के ऊपर पहले तो चाकू से हमला करता है और फिर उसको बोरी में डालकर आग लगा देता है। सीआई की ऐसी हत्या कर देना ये बता रहा है कि नायडू के सामने पुलिस और सरकार भी कुछ नहीं है दोस्तों, वो लोग भी उससे डरते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में नया सीआई आता है जिसका नाम है वर्मा और अब उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि सत्या के केस को सॉल्व करे। वो नायडू के बारे में सारी जानकारी निकालना शुरू कर देता है। अब यहाँ जेल में एक खबरी होता है, उसका काम है जेल में होने वाली गतिविधियों पे नजर रखना। उसके जरिए वर्मा नायडू का इतिहास जानने की कोशिश करता है। और अब हम यहाँ से जाएंगे 1985 में, जहाँ विशाखापट्टनम के बंदरगाह के पास राव नाम का आदमी रहता है। बहुत ही अच्छा इंसान है दोस्तों, वो सभी मछुआरों की मदद करता है, सारे मछुआरे उसकी बात मानते हैं। और तब वहाँ काम की तलाश में नायडू आता है। उसको कोई काम चाहिए था अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वो अकेला है, अनाथ है, तो जो भी मिल जाए वो करने को तैयार है। यहाँ राव नायडू से कहता है कि तुम मेहनती इंसान लगते हो मुझे, तो ठीक है मैं जरूर तुम्हें कोई अच्छा काम दिलवाऊंगा। लेकिन बंदरगाह पर एक दिक्कत है, वहाँ पोतना नाम का एक आदमी है जो मुझसे बड़ी नफरत करता है। वो चाहता है कि सारे मछुआरों का सपोर्ट उसे मिल जाए, लेकिन वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है, इसलिए उसके साइड कोई नहीं जाना चाहता। हालांकि दोस्तों ये जो नायडू है ना, कुछ दिन के बाद पोतना से भी मदद मांगने जाता है काम के सिलसिले में, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देता है। अब यहाँ पे नायडू को पता चल जाता है कि ये पोतना राव से बड़ी खतरनाक नफरत करता है। मतलब जैसा सुनने को मिला था वो सच है। यहाँ पर दोस्तों नायडू आया तो होता है काम के सिलसिले में, लेकिन उसको बंदरगाह पर आने जाने वाले जहाज से जो माल आता है ना, उस पे लालच आ जाता है। वो सोचता है कि अगर किसी तरह से बंदरगाह मेरे कंट्रोल में आ जाए तो मैं फिर सबका मालिक बन जाऊंगा। लेकिन ये करने में कांटा सिर्फ राव ही बन रहा था। इसलिए राव जब बंदरगाह पे पूजा कर रहा होता है और सारे मछुआरे उसके साथ खड़े होते हैं, तभी सबके सामने पूजा के दौरान नायडू राव का गला काट देता है। और मछुआरों को जिस पे भरोसा था, जिस पर उनकी उम्मीदें थी, सारी उम्मीदों को नायडू ने सभी के सामने खत्म कर दिया। इसलिए सारे मछुआरों के अंदर डर बैठ जाता है नायडू का, और अब पूतना भी नायडू के साथ शामिल हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों नायडू बॉस बन जाता है पूरे बंदरगाह का। यहाँ से उसकी गुंडागर्दी की शुरुआत होती है, सारे इलीगल धंधे वो शुरू कर देता है। और अब सिर्फ बंदरगाह ही नहीं बल्कि वक्त के साथ पूरे विशाखापट्टनम पे नायडू का राज हो जाता है। पर धीरे धीरे करते हुए पोतना और नायडू के रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो पोतना था वो दोस्तों पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाह रहा था, वो नेता बनना चाहता था। लेकिन नायडू सीधा मना कर देता है कि लिमिट से ज्यादा तुझे आजादी दे दी है, ज्यादा बोलेगा तो वापस भेज दूंगा जहां से लाया था। मतलब नायडू भी नहीं चाहता कि पूतना ये नेता वगैरह बने, नहीं तो पूतना की पावर ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से पोतना गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ भारती को लेने सूरी नाम का ड्राइवर आता है। भारती मतलब कहीं भी जाती, सूरी ही उसको लेने जाता है। ये सूरी गरीब खानदान का है दोस्तों,
और नायडू उसे डरता भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो और भारती दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सूरी तो जानता है कि नायडू को पता चल गया तो बस मैं तो गया काम से, लेकिन भारती ही उसको हिम्मत देती कि अरे हम सही तरीका निकाल लेंगे शादी करने का। इसके बाद जब भारती घर आती है ना, नायडू उस पर चिल्लाता है बहुत ज्यादा कि ऐसे एनजीओ की मदद करोगी तो लोगों में मेरा डर खत्म हो जाएगा, घर में बैठा करो। लेकिन भारती नहीं मानती, वो मदद करना बंद नहीं करेगी, बोल देती है चाहे कुछ भी हो जाए। इसी वजह से नायडू भी भारती को लेकर परेशान रहता है कि कहीं ये मेरा धंधा बर्बाद ना कर दे। इसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम है पेडाना। वो एक ऑटो ड्राइवर है दोस्तों, और विशाखापट्टनम के छोटे से गांव में अपनी पत्नी और छोटे भाई चिन्ना के साथ रहता है। पेडाना का एक सपना है कि वो गांव का कॉर्पोरेटर बने, क्योंकि अभी वाला जग्गू नाम का कॉर्पोरेटर बहुत ही घटिया है दोस्तों, किसी की मदद नहीं करता, ना ही कोई काम करवाता है। इसीलिए पेडना कॉर्पोरेटर बनने के लिए कुछ भी करेगा ताकि वो खुद मदद कर सके लोगों की। अब यहाँ कहानी में एक और बंदे की एंट्री होती है, उसका नाम है प्रताप, और ये बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो विशाखापट्टनम पर भी राज करना चाहता है, और आप तो जानते ही हैं नायडू के रहते हुए कोई विशाखापट्टनम पे आंख उठा के भी नहीं देख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हर बार उसका प्लान फेल होता रहता है। इसीलिए मौका देखकर पोतना प्रताप के साथ शामिल हो जाता है ताकि ये दोनों मिलकर नायडू का काम तमाम कर दे। इसलिए प्रताप भी उसके साथ डील कर लेता है। अगले सीन में हम नायडू को देखते हैं, उसके पास थंगावेल नाम का बंदा फोन करके कहता है कि सुनो, मेरे राज्य में पुलिस की निगरानी बढ़ गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरे इलीगल सामान ट्रक के जरिए स्मगल होते हैं वो तुम्हारे विशाखापट्टनम से होकर गुजरे और तुम्हें कोई दिक्कत न हो, इसके बदले मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। लेकिन नायडू कहता है 5% से क्या होगा, मैं 20% लूंगा, अगर दे सकता है तो ठीक है, वरना अपना हिसाब लगा ले। थंगावेल कहता है कि सरकार जिस तरह से मेरे राज्य में सख्त हो गई है ना, तेरे राज्य में भी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी विशाखापट्टनम पे तेरा राज रहा, सभी तेरे से डरते रहे, तो तुझे 20 देने को मैं तैयार हूँ। जिसपे नायडू कहता है ठीक है, अब सरकार की वाट लगाने के बाद ही तेरे साथ डील होगी। ऐसे ही टाइम गुजरता है दोस्तों, और जहाँ एक तरफ नायडू अपना धंधा बढ़ाने में लगा होता है तो वहीं दूसरी ओर भारती एनजीओ वगैरह और लोगों की भलाई का काम कर रही होती है। इस दौरान पेडना भी कई बार गांव वालों की शिकायत लेकर जग्गू के पास जाता है, लेकिन हर बार उसको खाली हाथ लौटना पड़ जाता है। जग्गू को नायडू ने ही कॉर्पोरेटर बनाया है, इसलिए वो तो बिंदास रहता है कि मुझे किस बात का डर। इस तरह से प्रताप भी अपनी साजिश में लगा होता है कि कैसे वो नायडू को हटा दे रास्ते से। वो बंदरगाह के मछुआरों को अपनी साइड लेने की कोशिश करता है ताकि वो लोग नायडू के खिलाफ हो जाएं और उसका धंधा कमजोर पड़ जाए। तो कुछ मछुआरे तो उसके साथ शामिल हो जाते हैं दोस्तों, और उनको लेकर प्रताप अपनी टीम तैयार कर चुका होता है। अब रात को पेडना का भाई चिन्ना मूवी देखने जाता है, क्योंकि स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को मोटिवेशनल मूवी दिखाई जाने वाली थी। लेकिन अफसोस कि वहाँ पे दोस्तों गैस की पाइपलाइन फटने से जोरदार धमाका होता है, और धमाका इतना जोरदार होता है कि सारे बच्चे मौके पे मर जाते हैं, अनगिनत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये पाइपलाइन नायडू के अंडर में आती है, और पेडना भी चिन्ना को देखने आता है यहाँ पे कि क्या हाल है। चिन्ना की हालत तो बहुत ही खराब होती है दोस्तों, उसका एक हाथ कट जाता है, आधा शरीर जल जाता है, पूरे गांव में मातम छा चुका था। सारे सवाल नायडू पर आ रहे थे कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। इसलिए नायडू और कोटिया पुलिस से कहते हैं कि मामला शांत करो, हमारा कोई बंदा आकर सरेंडर कर देगा, ये कहते हुए कि ये धमाका उसने करवाया, कुछ भी बोल देगा कि उसको हमसे दुश्मनी थी। लेकिन यहाँ पे नायडू भी हैरान होता है कि मेरी सारी सेफ्टी तो सही थी, फिर ऐसा हुआ कैसे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे उसे लोगों की फिक्र हो रही है, नहीं, उसे लोगों की फिक्र नहीं हो रही है। वो तो इस बात पे सवाल उठा रहा है कि सेफ्टी सही थी, मतलब वो अपने धंधे पे ना सवाल नहीं उठाना चाहता था लोगों के, वो तो अपने धंधे की टेंशन कर रहा था कि मेरा धंधा बढ़िया चले, उसे कोई मतलब नहीं था कौन मर रहा है कौन जी रहा है। अब अगले सीन में वर्मा जब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसके हाथ 2 बंदे चढ़ जाते हैं जो क्राइम स्पॉट पे कुछ गड़बड़ी कर रहे होते हैं। वर्मा उनको थाने लेके जाता है और पूछताछ पर वो कबूल कर लेते हैं कि गैस का ब्लास्ट उन्होंने करवाया ताकि नायडू से बदला ले सके। ये उनकी स्टेटमेंट होती है, और ये दोनों आपको पता ही है नायडू के भेजे हुए हैं। लेकिन जब अपराध कबूल कर लिया है तो वर्मा उनको जेल में बंद कर देता है। उधर गांव वाले भारती को ही चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हारे बाप के लीगल धंधे के कारण ऐसा हुआ, और वो बेचारी गांव वालों का साथ देने के लिए आई थी, लेकिन वो लोग तो उसी पे बरस पड़े। और वैसे उनका बरसना भी बनता है दोस्तों, क्योंकि उनको पता है नायडू कैसा है, तो वो नायडू की बेटी पर भी उतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भारती हिम्मत नहीं हारती, उनके साथ मिलकर अपने पिता के खिलाफ धरना करने लग जाती है। तब तक नायडू अलग टेंशन में था कि आखिर कौन है वो जिसने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की, और जिसने भी ये गैस ब्लास्ट करवाया उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। उसका शक तो जा रहा होता है कि ये काम पक्का प्रताप का होगा, कि वही मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उसी ने ये हरकत की होगी। इसीलिए वो अपनी अलग प्लानिंग में लग जाता है प्रताप को सबक सिखाने के लिए। और इधर भारती जब धरना कर रही होती है, पेडना भी उसके साथ होता है। लेकिन तब वर्मा आकर कहता है कि नायडू पर गलत आरोप लग रहे हैं, असली अपराधी को हमने पकड़ लिया, उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। लेकिन पेडना कहता है कि वाह, वही मूवी वाली चाल, अरे तुम्हारी सारी चालें पता है हमें, नायडू ने पैसे दिए होंगे मामला खत्म करने के लिए, उसके कुत्ते जो हो तुम, अरे हमारे बच्चों की जान गई है,
जब तक नायडू जल नहीं जाता तब तक शांत नहीं बैठेंगे। ये सुनकर तो वर्मा पेडना और सारे धरना करने वाले लोगों को जेल में डाल देता है। भारती के धरना करने के बारे में जब नायडू को पता चलता है उसका तो दिमाग खराब हो जाता है कि मेरी बेटी ये क्या कर रही है, इस भारती का कुछ करना पड़ेगा वरना ये तो दिक्कत कर देगी फ्यूचर में। शेखर भी भारती को समझाता है कि देखो क्या कर रही हो, अपने पिता के खिलाफ मत जाओ, दिक्कत हो जाएगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो चाहिए बोलो मुझे, बस अपने पिता से दुश्मनी मत लो। ये शेखर भारती के करीब होना चाहता है दोस्तों, लेकिन पता है क्या, इसके पीछे उसकी अलग ही चाल है। वो नायडू का दामाद बनकर उसकी कुर्सी हथियाना चाहता है ताकि विशाखापट्टनम पे उसका राज हो। अगले दिन भारती उन धरना करने वालों को, मतलब जिनको जेल में डाला गया है, सभी की जमानत करवाती है और बाहर आते ही पेडना जग्गू से कहता है कि तेरे कंट्रोल में हमारा गांव आता है ना। इंसाफ के बजाय नायडू का गुलाम बन गया है, देख लेना तेरी कॉर्पोरेटर की पोजीशन मैं लेकर सबसे पहले तेरा हिसाब करूंगा। अब जग्गू को तो गुस्सा आ जाता है, ईगो पे उसकी दिक्कत हो जाती है, लेकिन अभी भी वो कुछ कहता नहीं। इसके बाद प्रताप और पोतना दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है दोस्तों कि इन दोनों ने भी गैस ब्लास्ट नहीं करवाया। वो दोनों खुद भी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये ब्लास्ट करवाया किसने, जबकि दूसरी ओर तो नायडू सोच रहा है कि ये प्रताप ने करवाया होगा। तभी वहाँ पे कोटिया आता है। वो प्रताप से कहता है कि नायडू ने तुझे डिनर पे बुलाया, आ जाना। प्रताप हैरान कि क्या वो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। कोटिया कहता है कि नायडू को अगर तुझे मारना होता तो अभी तक तू जिंदा नहीं रहता, इसलिए आराम से चल मेरे साथ। प्रताप नायडू के घर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद नायडू भारती से कहता है कि प्रताप को खाना सर्व करो। जब भारती उसे खाना दे रही होती है तो प्रताप की गंदी नजर भारती पर पड़ जाती है, जो चीज नायडू नोटिस कर लेता है और तुरंत यहीं पर प्रताप से कहता है कि मैं तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, मेरी भारती से शादी कर ले। अगर करता है तो विशाखापट्टनम का दामाद बनेगा, जिंदगी भर मजे करेगा। नायडू ने दोस्तों यहाँ पर दिमाग लगाया था, पता है, उसको पता था प्रताप मुझसे नफरत करता है, तो अगर मैं इसको अपने साथ शामिल कर लूं तो मेरे दुश्मन खत्म हो जाएंगे और जो भारती वो मेरे खिलाफ जा रही थी तो शादी के बाद वो बिजी हो जाएगी घर चलाने में। यही प्लान है नायडू का दोस्तों। अब देखो प्रताप तो बूढ़ा है, लेकिन फिर भी अपनी जवान बेटी की नायडू जबरदस्ती शादी करवा रहा है और कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। वो सोचता है कि प्रताप और भारती का काम सेटल हो जाए, मतलब ये दोनों आपस में बिजी हो जाए पति पत्नी बनकर, तो फिर बारी है पोतना की। तो दोस्तों उसको सबक सिखाने के लिए ना नायडू खुद प्रताप के ऊपर पहले हमला करवाता है, जिसमें उसके ड्राइवर की जान चली जाती है और नाम लगा देता है किसका, पोतना का, कि पोतना ने हमला किया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों क्या बातें बनेंगी, मतलब नायडू का प्लान ये है कि अब बातें ये बनेंगी कि प्रताप बना नायडू का दामाद और इसी गुस्से में पोतना ने प्रताप पे हमला कर दिया। तो अब क्या होना था, पुलिस भी पोतना के पीछे पड़ जाती है। इस तरह सारे दुश्मनों की वाट लगा दी नायडू ने और वो आराम से चैन से बैठ जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब एक दिन नायडू किसी की हत्या करके घर आता है, ये उसका डेली का काम था, वो बाहर जाता, हत्या करके अपने दुश्मन की वापस आ जाता। इससे उसकी पत्नी बड़ी परेशान हो जाती है। वो हर बार उसको धमकी देती कि मैं पुलिस को बता दूंगी, तो नायडू तो उसको जिंदा जला देने की धमकी देता और फिर बेटी भारती की शक्ल देखकर बेचारी उसकी माँ चुप हो जाती। लेकिन नायडू को डर होता है कि किसी न किसी दिन उसकी पत्नी पुलिस को सब बता देगी, इसीलिए जैसा उसने कहा था ठीक उसी तरह से वो अपनी पत्नी को घर में लॉक कर जिंदा जला डालता है। और ये नजारा भारती की आंखों के सामने होता है, जो चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और तभी से वो नायडू से सबसे ज्यादा नफरत करती है। हमेशा उसके जुल्म से पीड़ित लोगों की मदद करती है। और अब प्रेजेंट में दोस्तों भारती की शादी की तैयारी हो रही है। वो रमेश को कुछ ब्लैंक चेक देते हुए कहती है, आपको जितनी जरूरत हो एनजीओ के लिए इस्तेमाल कर लेना। भारती वैसे इस शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो अपने आप में सोचती है कि प्रताप तो मेरे पिता नायडू से नफरत करता है, तो क्यों ना मैं उसे अपने पिता के खिलाफ भड़का दूं। लेकिन दोस्तों अब ये प्लान सफल होगा या नहीं ये तो आगे पता चलेगा। और इधर नायडू बड़ी टेंशन में होता है कि ये पोतना पकड़ा नहीं गया है, इसको जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। इसलिए वो पहले कॉर्पोरेटर की लिस्ट निकालता है और उसमें पोतना और उसके किसी भी साथी को कॉर्पोरेटर की सीट देता ही नहीं। और जब ये बात पोतना को पता चलती है वो भड़क जाता है कि इस नायडू का तो गेम बजाना पड़ेगा, पूरी तरह बर्बाद कर दिया इसने तो मुझे। तो जैसे ही वो कुछ प्लान बनाने अपने बंदों को लगाता है ना, वर्मा को उसकी लोकेशन मिल जाती है और वो पोतना को प्रताप के ड्राइवर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। यानी शादी होने से पहले ये कांटा भी निकल गया। बहुत ही शातिर आदमी है दोस्तों ये नायडू, दिमाग और ताकत दोनों है इसके पास, कमाल है। अब ये शादी होती है जिससे सूरी बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि वो तो यार भारती से प्यार करता है ना, पर मजबूर था, नायडू को भी बता नहीं सकता था, इसीलिए ये शादी पूरी होती है। और सूरी को समझ नहीं आ रहा होता है करूं क्या। वो कहता है कि पैसा ही सब कुछ होता है, नायडू के पास पैसा है, इसलिए वो सोचता है कि सभी को खरीद लेगा। उसने मेरा प्यार छीन लिया मुझसे, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह वो अपने आप में दोस्तों ये बातें करता है। इसीलिए वो अपने भाई राजू के साथ मिलकर आज रात ही नायडू को खत्म करने का प्लान बना लेता है। तो वहीं भारती कमरे में आने के बाद प्रताप से कहती है कि सुनो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ताकि नायडू के खिलाफ खड़े हो सकूं। अब यहाँ पे प्रताप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भारती के साथ जबरदस्ती संबंध बनाते हुए कहता है, नायडू का दामाद बन गया,
तुम फ्री में मिल गई, अब उसको धोखा क्यों दूं रे। बेचारी भारती टेंशन में आ जाती है कि ये सब क्या हो गया, और जब संबंध बना के वो सो जाता है, कुछ टाइम के बाद नायडू को खबर मिलती है कि कमरे में प्रताप की लाश पड़ी है, उसकी भारती ने हत्या कर दी। नायडू घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। वो भारती से कहता है ऐसा क्यों किया तुमने। तो भारती कहती है जिससे तुम पसंद नहीं करते हो उसकी तुम हत्या कर देते हो ना, तुम्हारे खून से ही बनी हूँ, पसंद नहीं आया तो मार दिया प्रताप को। और नायडू को इस चीज की टेंशन है कि वैसे मर जाता तो ठीक, लेकिन दामाद बनते ही पहली रात मर गया तो सभी का शक मेरे पे जाएगा कि मैंने जानबूझ के उसको दामाद बनाया फिर मार दिया। तो वो गुस्से में भारती को मारते हुए जेल भेजने वाला होता है कि इसने हत्या करी, लेकिन सूरी बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं आरोप खुद पे लेने को तैयार हूँ, मैं कहूंगा कि मैंने प्रताप को मारा। इस तरह से सूरी भारती को बचाकर जेल चला जाता है। उसको तो लग रहा था कि नायडू मुझे जमानत दिलवा देगा, पता नहीं, देखते हैं। अब अगले सीन में थंगावेल नायडू से डील करने को हो जाता है तैयार, क्योंकि सरकार में बैठे लोग और कमिश्नर भी नायडू के साथ होते हैं दोस्तों। तो अब थंगावेल के ट्रक्स नायडू के नाम से विशाखापट्टनम से गुजरेंगे और सारी जिम्मेदारी नायडू की होगी जब तक ट्रक्स विशाखापट्टनम में हैं। और अगर सब ठीक रहता है तो 20% कमीशन थंगावेल देने को तैयार है। वैसे तो ये 20% ही करोड़ों हो जाएंगे दोस्तों, बंदरगाह से तो करोड़ों आ ही रहे हैं, तो यहाँ बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे। इसके बाद हम वर्मा को देखते हैं। वो प्रताप के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उसको ये लग रहा होता है कि नायडू का हाथ है इस हत्या में, लेकिन कमिश्नर उसको ऑर्डर दे देता है कि अपराधी पकड़ा गया है तो केस बंद कर दो, नायडू निर्दोष है। और पता है दोस्तों, इसीलिए कह रहा है क्योंकि नायडू ने कमिश्नर को पैसे दे दिए थे। इसी के साथ में जेल में पोतना सूरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि नायडू अच्छा आदमी नहीं है, उसका साथ मत दे, वो तुझे कभी बाहर नहीं निकालेगा, इसीलिए मेरे साथ हो जा। लेकिन सूरी साफ मना कर देता है। और तब कोटिया सूरी से जेल में मिलने आता है दोस्तों। कोटिया उससे कहता है कि ओ, मैंने नोटिस किया कि तू भारती को पसंद करता है, इसीलिए उसकी जगह तू जेल में आ गया। अगर तू चाहे तो मैं नायडू से तेरे और भारती के बारे में बात कर सकता हूँ। ये सुनकर सूरी बड़ा खुश हो जाता है। हाँ, वो बता देता है कि सच में मैं भारती से प्यार करता हूँ। और जैसे ये खबर कोटिया कंफर्म करता है वो नायडू को भी बता देता है। और नायडू सारा खेल समझ जाता है कि भारती और सूरी का चक्कर चल रहा है और इसी वजह से भारती इतना जिगरा दिखा रही है उसके खिलाफ जाने के लिए। इसीलिए वो अपने गुंडों को भेजता है ताकि वो सूरी की हत्या कर दे, ताकि भारती की हिम्मत ही कमजोर पड़ जाए। वो सारे गुंडे जेल में आकर सूरी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूतना आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है देखा, मैंने कहा था ना, नायडू पर भरोसा मत करो। अरे वो तेरे जैसों को तो कुछ समझता ही नहीं है, तेरी वैल्यू क्या करेगा सोच। और जैसा बाप है ना वैसी बेटी। भारती चाहती तो अभी तक तेरे से मिलने आती, लेकिन नहीं आई ना मिलने। अरे भारती भी अपने बाप की तरह दिमाग लगाने में माहिर है, तू तो बस बेवकूफ बना जा रहा है। ये सुनकर सूरी का भरोसा भारती से उठने लग जाता है। वो सोचता है कि शायद पूतना सही कह रहा है। इसके बाद भारती रमेश के एनजीओ को अपना नाम करा लेती है, क्योंकि एनजीओ के ऊपर किसी तरह की रजिस्ट्री का काम पेंडिंग चल रहा था और इसी वजह से भारती ने उसको अपने नाम करा लिया, ताकि भारती का नाम सुनते ही वो काम जल्दी से पूरा हो जाए। और ये चीज देखकर रमेश थोड़ा सा उदास तो होता है कि ये एनजीओ तो मेरे नाम पे था, लेकिन भारती ने अपने नाम पे करवा लिया। लेकिन कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती। जिसके बाद भारती सूरी से मिलने जाती है। वो उससे नाराज होता है, लेकिन भारती कहती कि तुम्हें पूतना की बात पे भरोसा कैसे हो गया। अरे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मेरे बाप के सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे पास पैसा और पावर ना हो तब तक कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बाप का। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अगर वैसा कहोगे तो मेरे बाप नायडू को हरा सकते हैं। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, इसलिए मुझ पे भरोसा रखो। ये सुनकर सूरी भी उसकी बात मान लेता है और अगले ही दिन सूरी का भाई राजू सूरी के नाम से गाँव में हफ्ता वसूली करने आता है, जो कि हमेशा नायडू के नाम पे लिया जाता था। और ये करके भारती दोस्तों लोगों के बीच सूरी का डर बढ़ा रही होती है, ताकि वो भी नायडू के खिलाफ हो सके। लेकिन राजू को पेडाना हफ्ता देने से मना कर देता है, क्योंकि वो तो नायडू और सूरी से किसी से भी मतलब नहीं रखता, क्योंकि नायडू की वजह से चिन्ना का ऐसा हाल हुआ है, इसीलिए वो हफ्ता देने से मना कर देता है। लेकिन राजू भड़क जाता है यहाँ पे कि एक ऑटो वाला होकर मुझे मना करता है। इस तरह दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, पर गुस्से में पेडाना राजू को जिंदा ऑयल डाल के आग के हवाले कर देता है। पूरा गांव डर जाता है कि पेडाना ने क्या कर दिया। और पेडाना चिन्ना की वजह से दोस्तों अब खुद एक गुंडा बनता जाता है। सोचता है जब अपना हक नहीं मिलता तो छीनना पड़ेगा। इसके बाद हम थंगावेल के खास बंदे को देखते हैं। वो नायडू को आकर बताता है कि काम तो बढ़िया चल रहा है, इसलिए थंगावेल ने अगली बार पूरे 30 ट्रक्स का बंदोबस्त किया है जो विशाखापट्टनम से गुजरेंगे। बहुत ही ज्यादा ट्रक्स हैं ये, इसीलिए थंगावेल चाहते हैं कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो नायडू कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस कमीशन तैयार रखो तुम, मैं सब कर दूंगा। लेकिन तब हम देखते हैं कि पोतना का दोस्त मोसिस वर्मा को शिकायत करने की कोशिश करता है कि थंगावेल के इलीगल सामान से भरे ट्रक्स आएंगे विशाखापट्टनम में। और दोस्तों इसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वर्मा उन ट्रक्स को जब्त कर ले। इससे नायडू की वाट लगेगी
लेकिन फोन वर्मा तक नहीं लगता क्योंकि वो उस टाइम स्टेशन पे मौजूद नहीं होता। पर इसकी खबर नायडू को लग जाती है और वो गुस्से में मोसिस का गला ही उड़ा देता है कि आखिर इन कीड़े मकोड़ों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि मेरे खिलाफ जाएं, कहीं मेरा डर खत्म तो नहीं हो रहा लोगों के बीच में। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन फिर भी वर्मा जब पुलिस स्टेशन आता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि अभी कॉल बंदरगाह से आया था। वो समझ जाता है कि वहाँ पे पक्का कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसलिए वो निकल जाता है बंदरगाह के लिए। जिसके बाद हम नायडू को देखते हैं और उसे जब पता चलता है ना कि पेडाना ने राजू को जिंदा जला दिया, वो भी तब जब वो सूरी के नाम से हफ्ता वसूली करने आया था, तो ये देखकर नायडू को खुशी होती है कि बंदे में दम तो है भाई। सोचता है वो अगर मैं इसको अपनी साइड कर लूं तो आगे का काम तो बड़ा आसान हो जाएगा, मेरे छोटे मोटे मामलों को तो ये देख लेगा, निपटा देगा उनको। इसीलिए वो खुद पेडाना के पास जाता है और कहता है देखो तुमने जो किया ना वो करने के लिए जिगरा चाहिए, इसलिए मैं तुझे कॉर्पोरेटर बनाता हूँ, अगर अच्छा काम किया तो आगे भी प्रमोशन दूंगा। पेडाना बड़ा खुश, वो भूल जाता है कि नायडू ने क्या क्या किया था पास्ट में, क्योंकि उसको ये ऑफर पसंद आता है। वही वाली बात है ना, लालच। तो वो हो जाता है खुश, उसका जो सपना था वो अब पूरा होने वाला है शायद। इसके बाद दोस्तों भारती अपने वकील से कहकर सूरी को रिहा करवा देती है। वो आजाद तो हो चुका था और आजाद होते ही सबसे पहले वो ये करता है कि वो सीधे पेडाना के घर पे जाता है और वहाँ पेडाना और उसकी पत्नी दोनों को मारते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे भी रहे मेरे भाई को जिंदा जलाने की। लेकिन बाकी लोग सूरी को रोक लेते हैं, लेकिन वो धमकी दे चुका था कि बच के रहना मुझसे, वरना बहुत ही बुरा होगा तेरे साथ। और भारती को जब पता चलता है तो वो सूरी को खूब चिल्लाती है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो तुम, देखो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, बस मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी ना। उन दोनों को साथ में वापस से कोटिया देख लेता है और वो भारती से कहता है कि जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है, पिछली बार मैंने तुम्हें बचा लिया था, इस बार नायडू को पता चला तो फिर से सूरी मर जाएगा, बता रहा हूँ, तुम्हें भी मार देगा तुम्हारा बाप, इसलिए संभल जाओ। ये सुनकर भारती को बुरा भी लगता है और उसी रात शेखर यानी कोटिया का बेटा अपने ही बाप कोटिया को मार देता है दोस्तों, क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए भारती ने कहा था। भारती ने महसूस कर लिया था कि शेखर उसे पसंद करता है और नायडू के जैसा पावरफुल बनना चाहता है, इसीलिए भारती ने उसको लालच दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, अगर हम दोनों एक हो गए तो नायडू को हरा सकते हैं, यानी मेरे बाप को हरा सकते हैं। ये क्या दोस्तों, भारती तो दोनों तरफ से गेम खेल रही है। सूरी और शेखर दोनों को उसने अपने साथ शामिल करके रखा हुआ है और उसी के लालच में शेखर ने अपने बाप को मार डाला। अब कोटिया का अंतिम संस्कार किया जाता है। नायडू के लिए तो कोटिया बहुत ही खास आदमी था, बिल्कुल उसके भाई के जैसा, इसीलिए वो शेखर से कहता है कि तेरे बाप के बहुत एहसान है मुझ पर, वो चुका तो नहीं पाऊंगा लेकिन उसका बेटा होने के नाते तुझे कोई कमी में आने नहीं दूंगा, बस मेहनत कर, अगला एमएलए तुझे बनाऊंगा। और ये सुनते ही शेखर नायडू के पैरों में गिर जाता है कि इतना बड़ा मौका मिल रहा है मुझे। वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि काश पहले पता होता है कि बाप को मारने पे एमएलए बन जाऊंगा तो पहले ही मार दिया होता यार। ये मतलब अपने आप में बोलता है वो। अब शेखर भारती से कहता है कि माफ करना, अब मैं नायडू के खिलाफ नहीं जा पाऊंगा, उसके साथ रहकर मुझे एमएलए की पोजीशन मिल रही है तो उसके खिलाफ क्यों जाऊं, बिना मतलब की टेंशन क्यों पालूं, इसलिए तुम भी रानी जैसी जिंदगी जियो, क्यों फालतू बाहर घूम रही हो, अपने बाप के साथ रहो अच्छे से बढ़िया तरीके से। और भारती का दिमाग खराब हो जाता है ये सुनकर कि शेखर भी हाथ से निकल गया, अब नायडू को कैसे हराएगी वो। इसीलिए वो सूरी के साथ मिलकर ऐसा मास्टर प्लान बनाती है कि अब तो नायडू इसमें फंस के ही रहेगा। देखो भारती को पता था दोस्तों कि थंगावेल के साथ डील होती है ट्रक्स की, तो अगर किसी तरह से थंगावेल के ट्रक्स को जब्त कर लिया जाए तो वो तो पागल हो जाएगा और सारा आरोप लगेगा बाप पे यानी नायडू पर। इस तरह से वो नायडू को हरा सकती है, जैसा बाप वैसी बेटी है दोस्तों, दिमाग वाली, क्योंकि वो भी जानती है कि अपने बाप नायडू को हराने के लिए उसके हिसाब से ही खेल खेलना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल है। और साथ ही दोस्तों अब सिचुएशन ऐसी होती है कि पेडाना की जगह पे जग्गू वापस से कॉर्पोरेटर बन जाता है। ये चीज पेडाना से बर्दाश्त नहीं होती और वो यकीन नहीं कर पाता कि ये हो कैसे गया, क्योंकि वो कहता है कि नायडू ने तो खुद मुझे कॉर्पोरेटर बनने को कहा था, अब पलट कैसे सकता है वो नायडू के घर आकर उसको गाली देने लग जाता है कि तूने जो धोखेबाजी की है बचेगा नहीं तू। लेकिन शेखर और बाकी उसको भगा देते हैं वहां से ताकि सच में नायडू को पता ना चल जाए। और अब पता चलने का मतलब यह है दोस्तों कि नायडू ने तो पेडाना को ही बनाना था कॉर्पोरेटर, लेकिन बीच में शेखर ने ऐसी चाल चल दी बिना नायडू को बताए कि पेडाना अब कॉर्पोरेटर नहीं बनेगा। और ये खेल खेला था भारती ने शेखर को कहा कि पेडाना को कॉर्पोरेटर ना बनाना। अब ये कम नहीं था दोस्तों कि कुछ लोग पेडाना के घर में आग लगा देते हैं और किस्मत से पड़ोस के लोग पेडाना की पत्नी को बचा लेते हैं, लेकिन चिन्ना जल के मर जाता है। और जब पेडाना घर आता है और चिन्ना की लाश देखता है तो बिल्कुल टूट जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसको लगा था कि नायडू ने ही उसके भाई को मरवाया है। उसकी पत्नी भी कहती कि जिसने भी ये किया उसे छोड़ना मत, जितना चिन्ना का खून बहा है उससे ज्यादा उस नायडू का बहाना। और उधर नायडू को पता चलता है कि सारे ट्रक्स गायब हो चुके हैं। वो तो सदमे में आ जाता है कि कहाँ गए, किसने कर दिया ये। वो अभी वाले एमएलए की गर्दन पकड़ लेता है कि तेरे जिम्मे थी ना ट्रक्स की जिम्मेदारी, फिर कैसे गायब हो गए। जिस पर एमएलए कहता है कि मुझे क्या पता, तेरी बेटी भारती का काम लगता है मुझे, अरे सारा धंधा बर्बाद कर देगी हमारा, बेटी संभाल नहीं पा रहा है।
बड़ा है धंधा संभालने वाला। नायडू तो गुस्से में दोस्तों एमएलए को वहीं पे जान से मार डालता है कि मेरे बारे में बुरा बोलने से पहले ना 100 बार सोचा कर। और तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो नायडू से कहता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं आपके खिलाफ चला गया था। मैंने बहुत सारे काम आपके खिलाफ किए हैं। मुझे पता है ड्रग्स भारती और सूरी ने चुराए, और आपको याद होगा गैस ब्लास्ट ये करने के लिए मुझे भारती ने ही पैसे दिए थे। अब ये सुनकर नायडू यकीन नहीं कर पाता कि भारती ऐसा कर कैसे सकती है। और अब दोस्तों हम भयानक प्लॉट ट्विस्ट देखते हैं कि जिस भारती को हम शरीफ समझ रहे हैं, असली मास्टरमाइंड तो वही है। जब से उसने नायडू को अत्याचार करते देखा तभी से उसने ठान लिया था कि वो नायडू को बर्बाद करके उसकी कुर्सी हासिल करेगी। उसी ने ब्लास्ट करवाया, खुद के धरने पर बैठी सूरी और शेखर को नायडू के खिलाफ भड़काया। और अब जो उसने खेल खेल दिया है ना, नायडू बचेगा नहीं, क्योंकि उसी टाइम वहां पे पेडाना आकर नायडू पे हमला कर देता है। क्योंकि पेडाना को लग रहा था कि नायडू ने ही चेन्ना को मारा, जबकि चेन्ना को मारने का काम भारती के कहने पर सूरी ने किया था। पेडाना तो मोहरा बना हुआ है। भारती को नायडू की जगह चाहिए थी, और अपने बाप की तरह वो कितनों की हत्या कर दे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, पता है आपको। इसके बाद नायडू और पेडाना के हमले में दोनों मारे जाते हैं लड़ाई करते हुए। नायडू के मरते खबर बिल्कुल वायरल हो जाती है। सारे लोग बिल्कुल हैरान। थंगावेल अपने ड्रग्स के बारे में पता लगाने आता है, लेकिन इससे पहले सूरी उसको फोन करके ड्रग्स की लोकेशन दे देता है। अब नायडू की कुर्सी खाली है जिस पर बैठेगी भारती, जो कि हमेशा से उसका सपना था। नायडू का कोई दुश्मन भी नहीं बचा। ऊपर से सारे विशाखापट्टनम के लोगों की नजर में भारती कितनी बढ़िया है सभी को पता है, लेकिन असल तो हम जानते हैं, इसीलिए उसको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। थंगावेल भी उसके साथ डील कंटिन्यू करने का फैसला करता है। शेखर और सूरी भारती का साथ देंगे। भारती के लिए सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन हमें पता है ऐसी पावर के पीछे दुश्मनों की कमी नहीं होती। इसके बाद भारती पेडाना की पत्नी को नया कॉर्पोरेटर बना देती है, क्योंकि जो काम पेडाना नहीं कर सका उसके दुख में भारती ने उसकी पत्नी को कॉर्पोरेटर बना दिया। ये चीज इस ओर इशारा कर रही है कि भले ही भारती ने जो कदम उठाए वो बहुत ही निर्दयी थे, लेकिन नायडू को रोकने का बस यही तरीका था। अगर वैसा नहीं करती तो नायडू कभी नहीं मरता। और अब जब भारती नायडू के जगह पे है तो शायद वो लोगों की भलाई का काम करे, नायडू जैसी ना बने। इसके बाद हम देखते हैं कि पेडाना को वर्मा ने बचा लिया था, और वो उसको बता देता है कि चिन्ना को नायडू ने नहीं बल्कि भारती ने मारा था। और अब पेडाना भारती का दुश्मन बन चुका है दोस्तों। अच्छा करो या बुरा काम, पावर में बैठे हो तो दुश्मन कभी खत्म नहीं होंगे। साथ ही वर्मा के बारे में हमें यह पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि राव का छोटा भाई है। वही राव जिसको सबसे पहले नायडू ने गला काट के मारा था। नायडू के मरते ही वो अपने भाई के लिए प्रार्थना करता है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। वो चाहता तो भारती को कई बार रोक सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका, क्योंकि जो वो बाकी ऑफिसर्स की वजह से नहीं कर पा रहा था वो काम भारती ने कर दिया। तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि नायडू मर गया। देखा दोस्तों, एंडिंग थी ना कुछ अलग सी। पावर की भूख सबसे खतरनाक होती है, कभी खत्म नहीं होती। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।